हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। महोदय, दूसरे प्रकार के संगठन ऐसे थे जो इसके पक्ष में थे कि उपभोक्ता को बाजार में सही दामों पर चीज़ों के मिलने का जो एकमात्र साधन है प्रतियोगिता, होड़, प्रतिस्पर्धा, उसको किसी न किसी प्रकार से रोक दिया जाए। जो उद्योगपति पहले समूह में आते हैं, उन्होंने यह तय किया कि उद्योग को केवल कुछ घरानों की और कुछ व्यक्ति ही अपना संगठन बना लें और दूसरे लोग जो उस प्रतिस्पर्धा में शामिल होने को आते हैं उन लोगों को न आने दिया जाए। इस भावना के परिणामतः देश की औद्योगिक क्षमता में कुछ एक घरानों ने कब्जा किया। दूसरी प्रकार की कुछ कंपनियां ऐसी निर्माण हुई कि उन कंपनियों ने आपस में एक समझौता कर लिया और समझौता करने के बाद उनके उद्योग क्षेत्र से जो सामग्री बाजार में बिकने को आई, उस बिकने की सामग्री को उन्होंने पहले ही एक निश्चित दर देकर पहले ही उनकी कीमत के आंकड़े तैयार कर लिए और उसके परिणाम स्वरूप जब होड़ नहीं रही, जब प्रतिस्पर्धा नहीं रही, तो वह चीज़ें बाजार में उपभोक्ता के लिए ऊंची दर पर मिली। ये दोनों ही जो बंधन चल रही थी वह समाज की प्रगति के लिए, देश के हित के लिए, राष्ट्रीय संगठन की उन्नति के लिए, तीनों चीज़ों के लिए बुरे थे। श्रीमान, जब इस बिल की ऊपर चर्चा चल रही थी तो बहुत से माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिया था उस सुझाव में नीति और सिद्धांत के पक्ष को लाकर रखा गया था। नीति और सिद्धांत का प्रश्न यह था कि हमारे इस देश की रचना समाजवाद पर आधारित है, तो इस देश में क्या यह संभव होगा कि हम उद्योग की प्रगति के लिए उद्योग को पूंजी के रूप में आगे बढ़ने का मौका दें या राष्ट्रीय पूंजी के रूप में बढ़ने का मौका दें? हम समझते हैं कि ये दोनों दिशाएं अभी हमारे भारतवर्ष के लिए लाभप्रद नहीं हैं। अगर पब्लिक सेक्टर में ही हम पूंजी लगा दें और प्राइवेट सेक्टर के लोगों को पूंजी बढ़ाने का या उद्योगों के क्षेत्र में घुसने का अवसर न दें, तो हमारी प्रगति रुक जाएगी। मगर हमारे बहुत से माननीय मित्र इस बात से सहमत होंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो पूंजी लगी हुई है, साधारणतः उन क्षेत्रों में उत्पादन भी नहीं बढ़ा है, लाभ भी नहीं हुआ है और ऐसे क्षेत्र बराबर घाटे में चलते जा रहे हैं। लेकिन उसका मतलब यह होना या उसका मतलब यह लगाया जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र में कोई उद्योग खड़े ही नहीं किए जाने चाहिए या उनमें पूंजी का विनियोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि असली में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग तभी सफल होते हैं जब सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले ऊपर से नीचे तक, डायरेक्टर से लेकर चपरासी तक, उनके कर्मचारीगण, कार्यकर्ता, उस मैनेजमेंट में काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति चरित्रवान होंगे और अगर उनमें से किसी में भी चरित्र की कमी है तो निश्चित रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में जो लगाया गया है उसके परिणाम
निराशाजनक हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसका समर्थन करता हूं और मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हाईकोर्ट की बेंच कहीं बने, लेकिन जो लोग इसमें मांग कर रहे हैं उनको इसको एक मुद्दा बनाकर आपस में लड़ाने का काम मंत्री जी न करें और जो एक जगह चुनने का अधिकार सबने आपको दिया है, इस अधिकार का प्रयोग करके आप एक समुचित स्थान का चयन करें। महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह सही कहा है कि यह आंदोलन का विषय किसी को भी नहीं बनाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सरकार बिना आंदोलन के कोई निर्णय नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच की मांग बराबर होती रही है। अब यह चाहे हैदराबाद में बने, मद्रास में बने, बंगलोर में बने या त्रिवेंद्रम में बने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की तरफ से एक बेंच की मांग बराबर होती रही है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि 1966 से यह मांग होती रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह बने। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों तथा वहां रहने वाले अन्य जिलों में भी हाईकोर्ट की बेंच बने। गोरखपुर में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच बने। हम लोग जो बिहार से चुनकर आते हैं उनकी भी यह मांग है कि पटना हाईकोर्ट के एक बेंच उत्तरी बिहार में हो। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी ने अभी कुछ दिन पूर्व संसद के संयुक्त अधिवेशन में जो अभिभाषण दिया है वह वर्तमान सरकार की जो नीतियां हैं और जो कार्यक्रम हैं उनके संबंध में है, लेकिन जैसा कि इस तरफ के अनेक वक्ताओं ने कहा है, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण बिल्कुल नीरस था। उसमें इस देश की जनता से न कुछ वायदे किए गए हैं, न आश्वासन दिया गया है, जिनके लिए पहले 2 लोकसभा के 1984 के चुनाव हुए और उसके बाद 1985 में जब वर्तमान लोकसभा गठित हुई और जो संयुक्त अधिवेशन हुआ उसमें जो वायदे किए गए थे। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात चुनाव सुधार से शुरू करूंगा। 17 जनवरी 1985 को राष्ट्रपति जी ने संयुक्त अधिवेशन में अपना अभिभाषण दिया था। उसमें इस बात का वायदा किया था कि व्यापक रूप में चुनाव सुधार किए जाएंगे। उसके बाद 1966 में और उसके बाद 1986 में इस वायदे को भूल जाने का काम किया। 1987 में थोड़ी चर्चा की गई। इस संयुक्त अधिवेशन में जो अभिभाषण हुआ उसमें चुनाव सुधार के सिलसिले में कोई चर्चा नहीं की गई। इस देश में जो चुनाव प्रणाली है उसके संबंध में सभी पक्षों की राय है कि चुनाव कानून में व्यापक संशोधन होना चाहिए। इसलिए सरकार के आदेश पर चुनाव आयोग ने इस देश के प्रबुद्ध लोगों से और जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर के हैं, प्रादेशिक स्तर के हैं या क्षेत्रीय स्तर के हैं, उनसे बराबर इस सिलसिले में सुझाव मांगे। काफ़ी राजनीतिक दलों ने सुझाव दिए भी, लेकिन आज तक पता नहीं